नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। भारत के आज बात डोनाल्ड ट्रंप के जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करके अपने देश से उन्होंने तय किया है कि 1,40,00,000 जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको देश से निकालने का। ये एक बड़ा सवाल है कि वो कैसे निकालेंगे 1,40,000। अगर वो हर महीने 1,00,000 भी निकालते हैं तो 4 साल का जो उनकी प्रेसिडेंसी होगी उसमें 40,48,हजार लोग को वो निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा, जबकि 1,40,00,000 है। हाइप बहुत है, लेकिन मुद्दा ये है कि जिस तरह से वो निकाल रहे हैं वो काफी अमानवीय है, ह्यूमिलिएशन है। अभी कल की ही बात है, मतलब कि फ्राइडे को जिस तरह से 104 अवैध प्रवासियों को अमेरिकी मिलिट्री विमान से बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया। 40 घंटे तक हथकड़ी और पैरों में जंजीरें बांधकर रखा गया। वॉशरूम जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ी। सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने इस अपमानजनक व्यवहार को बिना विरोध के क्यों स्वीकार किया। देखिए, लैटिन अमेरिकी जो देश हैं उन्होंने अमेरिका के इस मनमानी का विरोध जताया। कोलंबिया ने पहली जहाज को उड़ने से ही रोक दिया था, लैंड करने से रोक दिया था, लेकिन भारत सरकार ने बिना किसी आपत्ति के इस प्रक्रिया को कबूल कर लिया। वहीं विकसित देशों में लेबर पॉलिसी बदल रही है, जिससे अनस्किल्ड लेबर की जरूरतें घटती जा रही हैं। ऐसे में भारत को क्या अपनी माइग्रेशन पॉलिसी पर स्पष्ट नीति बनानी होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका आगे भी इसी तरह भारतीयों को डिपोर्ट करेगा? क्या भारत सरकार इस तरह की अमानवीय कार्रवाई के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये कि क्या अमेरिकी मिलिट्री विमान से भारत लौटाए गए अवैध जो अप्रवासी थे उनका हाथ पैर क्या बांधना जरूरी था? क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तो ऐसा नहीं था। देखिए रुमान जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए ट्रंप प्रशासन ने जिस तरीके से अप्रवासी जो अवैध तरीके से गए हुए भारतीयों को डिपोर्ट किया है, वो प्रक्रिया बिल्कुल अमानवीय है, बिल्कुल निंदनीय है। और इस संदर्भ में मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की सरकार को अमेरिका के ट्रंप प्रशासन से अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी, जो कि अब तक मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है कि कोई बहुत बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके का जो बर्ताव है वो एक ऐसे राष्ट्र से जो कि ये दावा करता है कि वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, और हमने ये भी देखा है कि अमेरिका के अनेक राष्ट्रपति हैं, वहाँ पे अनेक ऑफिशियल्स रहे हैं। पिछले ट्रंप प्रशासन के दौरान भी जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो संबंध है भारत और अमेरिका के, विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र। तो जब आप लोकतंत्र के मूल्यों की दुहाई देते हैं तो ये लोकतंत्र तो लोगों ने ही तो बनाया है। हमारा जो संविधान है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान शुरू होता है वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो वी द पीपल में यदि आप लोगों के साथ ही इस तरीके का अमानवीय बर्ताव करेंगे, जो कि लोकतंत्र को जिन्होंने बनाया है, खड़ा किया है, मजबूत किया है, मैच्योर किया है, तो आखिर आप किस आधार पर इस संबंधों को आगे बढ़ाने की कर सकते हैं। और ये जो संबंध है, इसकी जो नींव है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये साझा लोकतांत्रिक मूल्य इसकी एक बहुत बड़ी नींव है। और यदि आप इस नींव पर कुठाराघात करेंगे तो जाहिर है कि इन संबंधों को आप डाउनग्रेड करने का ही कार्य करेंगे। इसी वजह से मेरी ऐसी अपेक्षा है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कि पिछले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने का ही कार्य किया, उन्होंने एक भारी गलती की है, ब्लंडर किया है शुरुआती में, और यदि इसका ये समय रहते सुधार कर लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो यदि इसी तरीके का जो बर्ताव, यदि जो अन्य जो बैचेज आने वाले हैं, और मैंने सुना है कि काफी बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हो सकते हैं और जिनको डिपोर्ट किया जाना है, तो उनके साथ यदि इसी तरीके का बर्ताव किया गया तो ये निस्संदेह भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए बहुत नकारात्मक साबित होगा। और मैं रुमान जी, आपके चैनल के माध्यम से, सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार को
आने वाले समय में जो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया है उसको बहुत ही क्लोजली उसको वॉच करना होगा, उस पर सर्विलांस करना होगा। और यदि हम्म। भारत की सरकार को, जो कि भारत की सरकार वेरिफिकेशन में लगी हुई है, या जो भी लोग आए हैं उनको भारत की एम्बेसी के द्वारा, काउंसलेट्स के द्वारा वेरीफाई करके भेजा गया है कि ये इंडियंस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई श्रीलंकन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नहीं वो इत्यादि जी, वो ठीक उसमें बात है आ संजय जाते जी। हैं। देखिए तो भारत मैं कहना चाहता हूँ, रुमान जी एक मिनट इसको मैं कंप्लीट कर लूं, कि यदि भारत की सरकार ठीक को ठीक। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि यदि ये अमेरिका उन्हें सम्मानित तरीके से, गरिमामयी तरीके से वापस नहीं भेज पाएगा, तो हमें अपने विमानों को भेजना चाहिए और अपने विमानों से उनकी गरिमामयी वापसी को सुनिश्चित करना चाहिए। बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट अनिवार्य, जो एक किसी भी राष्ट्र के बिहेवियर का पार्ट है, और उसको कोई अगर वायलेट करेगा और हमारे राष्ट्र की गरिमा को, नागरिकों को, सम्मान को क्षति पहुंचाएगा, तो वो इस भारत को स्वीकार नहीं होगा। नहीं, फिर भारत के साथ क्या मजबूरी है? जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाउस में जो बयान दिया, वो उन्होंने कहा कि वो अमेरिकन पॉलिसी है, अमेरिका इसी तरह से करता है। बाइडेन के साथ तो नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा, बात जयशंकर ने हाउस में, कि जो बच्चे हैं और लड़कियां हैं वो एग्जम्प्ट हैं, उनको इस तरह से हथकड़ी, बेड़ी वगैरह नहीं पहनाई गई है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसमें तो नजर आ रहा है कि जो लड़कियां हैं उनके पैरों में बेड़ियां हैं। तो भारत के पास ऐसी क्या भारत के साथ मजबूरी है कि जिस तरह से लैटिन अमेरिकन देश ने प्रोटेस्ट किया, इतना जताया, भारत क्यों नहीं प्रोटेस्ट जताया? और आगे इसे लेके भारत सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी, क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष विपक्ष तो हंगामा कर रहा है इस मुद्दे पे। नहीं, देखिए, विपक्ष का जो हंगामा है वो बहुत ही वाजिब है। जी। और इसमें कोई भी एक सामान्य नागरिक, मैं किसी राजनीतिक पहलू से मैं बात नहीं कर रहा, और मैं एक सामान्य तरीके से अगर आप देखिए, तो राष्ट्रपति ट्रम्प को मैंने सुना है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन सेंस की बात करता है, कि वी आर द पीपुल ऑफ हम्म। कॉमन सेंस। यदि कॉमन सेंस से भी बात करें, तो कॉमन सेंस क्या ये कहता है कि आप किसी भी सामान्य नागरिक, जिसके के ऊपर कोई जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो कि अपने काम धंधों के लिए वो वहां पर गए थे, और जाहिर है कि वो किसी साजिश का शिकार होकर के डंकी रूट इत्यादि के माध्यम से वहां पहुंच गए थे, उनके साथ आप एक बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट तो कर ही सकते हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी भी नागरिक को, जो कि एक सामान्य जो है व्यवहार का नागरिक है, जिसके के ऊपर कोई बड़ा लांछन नहीं है, बड़ा आरोप नहीं है, आपराधिक रिकॉर्ड्स नहीं है, उनको, उनके साथ एक बेसिक गरिमा के साथ तो उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए रुमान जी, हम्म। इलीगल इमाइग्रेशन किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती है, हमारे अपने राष्ट्र के लिए भी इलीगल जी इमाइग्रेशन एक जी, चुनौती है। बेशक। और इलीगल इमाइग्रेंट्स हम्म। को उनके मूल देश में डिपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में गरिमा का भी ध्यान में रखना होगा, कि ऐसे जो सामान्य लोग बेशक। हैं, स्त्री पुरुष बच्चे, उनके साथ एक बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इसको अगर कोई वायलेट करेगा तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और मैं इसका बिल्कुल भी मुझे मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस संदर्भ में भारत की सरकार को अमेरिका की ट्रम्प प्रशासन से अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर जा रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रम्प से उनकी मुलाकात होने वाली है कुछ ही दिनों में। और मेरा ऐसा मानना है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस विषय को उनसे, राष्ट्रपति ट्रम्प से बातचीत करने के दौरान अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी। और यदि इसी तरीके का जी। ट्रीटमेंट अमेरिका फिर से करेगा, तो जाहिर है कि ये बहुत ही बड़ा आउटरीच पैदा करेगा भारत में। अभी आप देख रहे हैं कि पहला ही जो बैच आया है, हाँ। उसके बाद से कितना गुस्सा है पूरे देश में, एक क्रोध है। और यस। पॉलिटिकल जो विपक्षी पार्टीज की बात, वो तो प्रोटेस्ट अपना कर ही रहे हैं, लेकिन सामान्य नागरिक भी इससे व्यथित है। और कोई भी इस तरीके के विजुअल्स नहीं देखना चाहता कि हमारे नागरिकों के पैरों में नहीं, जंजीरियां सही जंजीर बात है, क्योंकि कटी हो, भारत कहीं ना कहीं भारत के गरिमा का भी सवाल है ये। जी जी, बिल्कुल संजीव जी, ये बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल, कहीं भारत की गरिमा का भी सवाल है। भारत निस्संदेह ये एक शक्तिशाली भारत देश की है। गरिमा का प्रश्न है। भारत एक और ये भारत, आज से नहीं, मिसेस गांधी ने भी दिखाया था भारत के पावर को, जब हेनरी किसिंजर, रिचर्ड निक्सन थे, हैं? उस बांग्लादेश का वार के समय में, उस वक्त जब इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति से मिले थे, और उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो इस पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा। और जब बांग्लादेश में भारत ने सैनिक कार्रवाई की, तो डिक्लासिफाइड हुआ जाकर के हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन की बातचीत,
वो काफी हैरान थे कि हमसे तो इंदिरा गांधी ने कहा था, मिसेस गांधी ने, कि वो अटैक नहीं करेगा, उसने कर दिया। अब्यूसिव वर्ड का भी इस्तेमाल किया है, और साथ में हताशा भरी आवाज के साथ ये भी कह रहे थे कि अब दुनिया बदल रहा है और हम अकेला दूर से बैठ के एक स्टिक से पॉलिसी तय नहीं करा सकते। आप देखिए 71 72 में, और आज 21वीं सदी है, 2025 है, जब उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भारत की महत्ता को, ताकत को एक्नॉलेज किया था, तो आज ये स्थिति क्यों बन पड़ी कि हमारे नागरिक गलत किया, अवैध तरीके से गए, लेकिन पैरों में बेड़िया और जंजीर बांध के मिलिट्री, इससे जैसा लग रहा है कि क्यूबा का गुआंटानामो बे, जहाँ ISI अलकायदा के टेररिस्टों को रखा गया है, उस तरह से आप यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये तो आपत्तिजनक जताना चाहिए था एक नोट, कम से कम। लगता नहीं है ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जिताना चाहिए था, बिल्कुल जिताना चाहिए था, अभी तक नहीं जिताया गया है। लेकिन ये जो मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो हमारी सरकार वर्तमान की है, वो संभव है कि इस बात को देख करके चल रही है कि ये जो ट्रम्प प्रशासन का जो अर्ली डे है, और अभी ये प्रशासन सेटलिंग इन प्रोसेस में है, और संभव है कि वो जैसे जैसे समय थोड़ा बीतेगा वो सेटल इन करेंगे, और वो जो शुरुआती सत्ता का जो दम होता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाने का एक जज्बा होता है कि देखिए जी, हमने जो पोल प्रॉमिस किए थे उसको हम करके दिखा रहे हैं, और अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी ये मैसेज देने के लिए कि हमने एक सख्त कदम उठा के दिखा दिया है, जैसा कि हमने एक अधिकारी के ट्वीट को भी देखा कल। तो इस तरीके का वो मेजर्स लेकर के वो अपनी जनता को दिखाने की भी एक कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प, कि वो अपने पोल प्रॉमिसेस पे कायम है और उस पर डिटरमिन तरीके से काम कर रहे हैं। इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि ये जो अगर अपने पोल प्रॉमिसेस को पूरा करने की प्रक्रिया में वो भारत के नागरिकों की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे और भारत जैसे राष्ट्र के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे, तो वो उसी तरीके की गलती करेंगे जैसा कि जस्टिन ट्रूडो ने किया था। जस्टिन ट्रूडो ने भी अपनी पॉलिटिकल जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उन्होंने भारत के और कनाडा के संबंधों को क्षति पहुंचाई। उसी तरीके से यदि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेजिंग करने के लिए भारत के लोगों को इस तरीके से डिपोर्ट करेगा कि पैरों में बेड़ियां बांध करके और हाथों में हथकड़ियां बांध करके भेजेगा, खाने को नहीं देगा, टॉयलेट नहीं जाने देगा, तो ये भारत को स्वीकार नहीं होगा और इसके बारे में स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराना ही चाहिए। और देखिए रुमान जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये एक पार्टनरशिप है, ये अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और भारत की विदेश नीति में आपने इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया, उसके पहले भी अगर आप जाएं तो चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो या शुरुआती दौर से ही लेकर के या वाजपेयी जी की भी सरकार रहो, सभी ने चाहे वो कांग्रेसी सरकारें रही हो या गैर कांग्रेसी सरकारें रही हो, सभी ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को अख्तियार किया। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता हमारी विदेश नीति का अभिन्न अंग है। भारत एक नॉन अलाइंड नेशन रहा है, शीत युद्ध के समय में भी हम किसी के पार्ट नहीं बने। यदि आप अमेरिका के साथ हमारी आज पार्टनर, रशिया से भी हम एलाइज का रिलेशनशिप हमारा नहीं है, रशिया के साथ भी हमारी पार्टनरशिप है। और ये जो रणनीतिक स्वायत्तता है ये भारत हमेशा से एक्सरसाइज करता रहा है, ये सरकार भी करती है। लेकिन इस विषय पर भी मेरा ऐसा मानना है, देखिए अभी हाल के समय में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन कैपिटल को बहुत दबाव आया हमारे ऊपर कि हम रशिया से तेल ना खरीदें और अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर लें। लेकिन हमने रशिया से तेल का खरीदना तो कम करना दूर, कई गुना तेल खरीदना बढ़ा दिया और रशिया हमारा सबसे बड़ा जो है ऑयल का जो एक सोर्स बना हुआ है। और उसके साथ साथ हमने उस फर्टिलाइजर्स को भी खरीदना शुरू किया। रशिया से हमारा जो कॉमर्स का जो स्केल है वो कई गुना बढ़ गया है यूक्रेन के युद्ध के बाद, और रशिया को इसका बड़ा फायदा मिला है। तो हम किसी के सामने झुकते नहीं है, लेकिन ये जो सरकार है इस विषय पर मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में एक सख्त तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। और इस तरीके का बर्ताव यदि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से रिपीट करता है तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा इशू बन जाएगा। और मैं इस संदर्भ में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि देखिए भारत और अमेरिका के जो संबंधों की एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये दो विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है और लोकतांत्रिक देश है, राइट। दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार हो। जो एग्री टू डिसएग्री की जो एक लोकतांत्रिक भावना है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट है,
वो लोकतांत्रिक राष्ट्रों को नजदीक लाती है। यस। आप भारत और अमेरिका के बीच में ऐसा नहीं है कि ये एक कोई सबसे कोई एक पहली बार कोई ऐसा इशू आया है। इसके पहले देवयानी खोबड़ा गड़े एक हमारी राजनयिक थी 2013 में। नहीं, वो वहां वो पर है एटॉमिक एटॉमिक पॉलिसी को भी लेके भी रहा। हाँ, हाँ, और उसको देवयानी खोबड़ा गड़े का जो इशू आया उस समय की तत्कालीन जो कांग्रेस जी। सरकार थी, और उनकी जब हैंड कॉफिंग की गई और पूरी मीडिया में हर जगह उनकी तस्वीरें आई, तो इसके बारे में गहरी आपत्ति दर्ज कराई गई और हमने तो काउंटर मेजर्स भी लिए थे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो न्यू दिल्ली की एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी भी हटा ली थी, डाउनग्रेड कर दिया था उसे, और एक डेलीगेशन आया था यस उससे यस। मिलने से भी इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद जॉन कैरी ने बातचीत करके उनके इस संदर्भ में अपना खेद भी व्यक्त किया था। तो और अभी हाल के समय में एक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मतलब संदर्भ ये में मनमोहन सिंह के रिजीम में हुआ, ये मनमोहन सिंह मनमोहन के सिंह रिजीम में हुआ, जिन्हें और अभी हाल के जिनके बारे में ये भी कहा गया कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। हाँ, अभी हाल के समय में भी एक इशू आया कि जो आतंकी जी। गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के संदर्भ में एक यस। अमेरिका ने अपना एक विषय उठाया, और अमेरिका ने इसे एक कनाडा के प्रधानमंत्री की तरह से अपनी संसद में जाकर के नहीं उठाया, बल्कि एक क्लोज डोर मीटिंग में उठाया कि एक ऐसा ये इशू है, एक निखिल गुप्ता नामक कोई व्यक्ति है और उसने ऐसे ऐसे किया इत्यादि इत्यादि। तो इस संदर्भ में भारत ने इसका गहरा संज्ञान लेते हुए एक हाई लेवल की कमेटी बिठाई, यस। और वो हाई लेवल हाँ कमेटी हाँ अपना हाँ। काम कर रही है। तो देखिए, भारत और या अमेरिका के बीच में अभी तक जो ऐसे विषय आए हैं, ट्रेड रिलेटेड भी कुछ इश्यूज थे, जिसको कि भारत और अमेरिका ने नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके उसका एमिकेबल और सॉल्यूशन निकाल लिया। और मेरा ऐसा मानना है कि ये रिजॉल्व जो किया विषय इशू है को। अभी नया नया आया है, और इस संदर्भ में भारत की सरकार को अमेरिका की सरकार से, ट्रंप प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए और अपनी आपत्ति भी दर्ज करानी चाहिए। और साथ ही साथ मेरा ऐसा आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि दो मेच्योर्ड लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में ऐसे विषय अगर कभी आते हैं तो उसको वो हैंडल करने के लिए बहुत कैपेबल होते हैं और बुद्धिमत्ता के साथ उसको हैंडल करते हैं, हाँ। और इस विषय का भी कोई एक सम्मानजनक समाधान अवश्य निकलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अच्छा, एक बात और इसी से जुड़ा हुआ है, जो इलीगल इमिग्रेंट वेस्ट में, अमेरिका में या और भी कंट्री वेस्ट में लेबर पॉलिसी जो है चेंज हो रहा है, तो ऐसे में भारत में स्किल और अनस्किल्ड लेबर को लेकर के देश में क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, विश्व में अनेक जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, और आज का जो या युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम यस कंप्यूटिंग, एब्सोल्युटली। या नैनो टेक्नोलॉजीज का जो है दौर है। और इसमें भी नए नए हर दिन नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है। तो ऐसे में जो माइग्रेशन है और मोबिलिटी जो पहले के समय में जिस तरह की हुआ करती थी, उसके ऊपर निसंदेह इसका असर पड़ेगा। और जाहिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है, एक युवा राष्ट्र भी है। 65% हमारी जो आबादी है 35 वर्ष से नीचे की है। और ऐसे में भारत के समक्ष ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ऊपर जो बढ़ती हुई डिपेंडेंसी है विश्व के बाजारों की, उससे उसकी वजह से जो जॉब मार्केट के ऊपर इसका नकारात्मक असर निसंदेह पड़ेगा, और ये भारत के लिए चुनौती है। और भारत को इस संदर्भ में इमाइग्रेशन की पॉलिसी को लेकर जी। के एक रिव्यू करना होगा। और जैसे कि मैंने रिपोर्ट देखी है कि भारत की सरकार इस संदर्भ में गंभीरता के साथ विचार करके एक नई इमाइग्रेशन पॉलिसी पर वो काम कर रही है, और वो पॉलिसी जरूर सामने आएगी। वो किस तरीके की होगी हमें आने वाले समय में उसका इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया कि जो स्किल्ड जो लेबर है, अनस्किल्ड लेबर के संदर्भ में उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, और उसके जॉब्स के ऊपर खतरे पैदा हो रहे हैं, और वो जॉब्स कम होंगी। और ऐसे में किस तरीके से आने वाली यस। जो यूथ है, आने वाले जो युवा हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे अवेलेबल कराया जाए, ये एक सवाल चुनौती। सवाल वही है कि जो जी संजीव जी, के विकसित देश हैं उसमें मजदूरी के अवसर जो है, मौका जो है वो कम हो रहा है। तो ये जो भारतीय प्रवासी हैं, जो जो एनआरआईज हैं, उनके लिए अब क्या संभावनाएं होंगी आगे चल करके? तो बहुत ही चुनौती भरा ये सिचुएशन देखिए, और सवाल है। इसमें मैं एक बात मैं अवश्य और भी कहना चाहूंगा कि भारत को जैसा कि हम आज के समय में हमारा ये संकल्प है कि हम एक विकसित भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे
जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, चाइना के राष्ट्रपति का चाइना ड्रीम है, सोवियत यूनियन जैसा जो भविष्य है राष्ट्रपति पुतिन फिर से बनाना चाहते हैं। तो उसी तरीके से भारत का भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, विजन है, और भारत की आबादी युवा है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत में इस तरीके की नीतियां अपनाई जानी चाहिए कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में डेवलप किया जाए, और भारत उसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने का की कैपेबिलिटी रखता है जैसा कि चाइना है। चाइना आज के समय में फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे जाना जाता है। हालांकि अब चाइना जिस तरह से एक्सपोज हुआ है, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनेक विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी नीतियों की वजह से चाइना में अब जो क्रेडिबिलिटी का ह्रास हुआ है, उसकी वजह से भारत के लिए एक संभावनाएं और भी बढ़ी है कि जो बहुत सारी जो सप्लाई चेन्स जो कि अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्रों, जापान इत्यादि ने, जो बड़े औद्योगिक राष्ट्रों ने चाइना में बना रखी थी, वो अब अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो उस अल्टरनेट में भारत उनके लिए एक बड़ा विकल्प साबित हो सकता है, और भारत में ये कंपनीज आ भी रही है। वो अनेक साउथ ईस्ट एशिया में और अन्य राष्ट्रों में भी अपने विकल्पों को तलाश रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत यदि अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने के लिए बड़े नीतिगत परिवर्तन करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे एक जो परिवर्तन आया, जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ, ये सारे जो कदम उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है, ताकि जो भी कंपनीज यहाँ पर अपनी सप्लाई चेन्स को स्थापित करना चाहें उनके लिए आसानी हो। और जाहिर है कि जब कंपनीज आएंगी और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ बनेगा तो उससे जॉब जो है मार्केट और बेहतर होगी, और ये भारत के युवाओं के लिए फिर विदेशों में जाने का और इस तरीके की स्थितियों में फंसने का, जो इस तरीके की साजिशों में फंसने का जो उनका चक्र है, उससे उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो ये भारत की सरकार को एक लॉन्ग टर्म के विजन के साथ एक भारत को मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पे डेवलप करने के लिए, एक टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में डेवलप करने के लिए तेज गति से काम करना होगा, और इसके लिए हमें समन्वित प्रयास की जरूरत है। और मैं रोमान जी ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारत के आने वाले जो 20 वर्ष हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। जो 20 वर्ष में हमारी जो आबादी है, जो कि युवा आबादी है, यदि हम इसको नर्चर कर पाए, यदि हम इसका इस्तेमाल अपने राष्ट्र के निर्माण और विकास में कर पाए, तो हमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को एक विजन के साथ आगे बढ़ाना होगा और एक समन्वित प्रयास करना होगा। और आज मैं इसमें एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मैं लगातार कहता रहता हूं, कि भारत के द्वारा अपने आप को अधिक से अधिक सशक्त और मजबूत बनाना सिर्फ भारत के प्रति अपनी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये वैश्विक जिम्मेदारी है। भारत से आज विश्व की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। भारत का जो प्रभाव है विश्व में हर जगह बढ़ रहा है। तो ऐसे में यदि भारत को भविष्य में अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से निभाना है, तो हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को अधिक से अधिक विकसित करना होगा। अपने युवाओं को नौकरियां देनी होगी, उनको रोजगार के अवसर देने होंगे, और तभी जाकर के हम अपनी वैश्विक भूमिकाओं को ठीक तरीके से निभा पाएंगे, जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, वो तभी हो सकता है जब हम आंतरिक रूप से सशक्त और मजबूत बने, और उस दिशा में समन्वित तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें अपने प्रयासों को करने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने एआई का जिक्र किया बीच में, जिस तरह से नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो अमेरिका में ऑटोमेशन और एआई के कारण किस तरह की नौकरियों पर असर पड़ रहा है, किस तरह की नौकरियां खत्म हो रही हैं? देखिए, ये जो एआई का जो उपयोग है वो वेरियस सेक्टर्स में लगातार बढ़ रहा है, और नौकरियों में जो भी ऐसी नौकरियां जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है, जो जहां पर अधिक से अधिक एडवांस टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल होता है, वो जो सेक्टर्स हैं, वो सभी सेक्टर इस वहाँ की जो नौकरियां हैं इससे प्रभावित हैं। जो सिलिकॉन वैली है या अमेरिका में अन्य जो सेक्टर्स हैं, यदि आप डिफेंस के सेक्टर में भी अगर बात करें, तो वहाँ पर भी जो वहाँ का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी एआई का, नैनो टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। तो जो नौकरियों के ऊपर आने वाले जो खतरे हैं वो अक्रॉस द सेक्टर्स हैं, और एआई का उपयोग आज आप जानते हैं कि हमारे दैनंदिन जीवन में होता है। यदि हम यदि छोटा सा एग्जांपल आप देख लें, दिल्ली जैसे शहर में यदि आप मेट्रो की सवारी करने जाते हैं, तो वहां पर एआई का उपयोग हर एक स्टेप पे आप देखते हैं एआई का उपयोग हो रहा है। टिकट से लेकर के ट्रेन के चलने तक एआई ही वहां पर इस्तेमाल हो रही है। उसी तरीके से अमेरिका जो कि कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां पे है, वहां पर हर एक सेक्टर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। फाइनेंस का जो सेक्टर है,
डिफेंस का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, या जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्टर है, वहां पे तो है ही है। तो ये जो इसका जो उपयोग है वो आने वाले समय में और अधिक बढ़ता जाना है और अधिक गहरा होता जाना है, और जिसका की प्रभाव जॉब लॉसेस के तौर पर हमें सामने आएगा, और जिसको कि डील करने के लिए एक बात और यही इसके एक बात की जी, एक बात और इसके संजीव जी, विकल्पों पर विचार करने जिस की आवश्यकता। जी, जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन है, शिक्षा की गुणवत्ता कहीं ना कहीं गिर रही है। बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है, उनमें क्वालिटी की कमी है। तो ये लगता नहीं है कि विदेश में जॉब पाने की जो संभावनाएं हैं वो कमजोर हो रही है, तो हमारे यहाँ तो बड़ा विस्फोटक स्थिति बेरोजगारों का पैदा हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि नहीं, वो ये काबिलियत नहीं तो होगी। एक शिक्षा के व्यवस्था में जो सुधार है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ये जो सुधार है एक लंबे समय तक जो है नहीं किए गए। जिस तरीके का एडवांसमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है, और इसका जो जी प्रभाव है निसंदेह हमारी जो युवा आबादी है उसकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर पड़ा है, और ये जो पूरे राष्ट्र के जो भविष्य को भी उसने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। अभी कल ही मैं सुन रहा था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, तो वो एक हिंदू ग्रोथ रेट कभी कहा जाता था, उसकी बात कर रहे थे, जब वहां पे 2% 3% हमारी ग्रोथ रेट हुआ करती थी। तो जाहिर है कि हमारे जी जी। पास आजादी के बाद से एक हमने लंबा समय जो है गंवा दिया। मैं तो ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत ने जो आजादी के बाद लगभग 4 दशक का जो समय है वो गंवाया है। अभी यदि मैं चाइना से डेमोक्रेसी के मामले में मैं अगर तुलना नहीं करता, भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, चाइना एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, लेकिन यदि आप 1969-70 में चाइना की जीडीपी देखें तो उसकी जीडीपी से भारत की जीडीपी कहीं ज्यादा थी, लेकिन आज चाइना की जो जीडीपी है भारत से 5 गुना ज्यादा है। ऐसा क्यों हो गया? ये जो 1 और 5 का अंतर है ये कैसे आ गया? यदि आप चाइना, अगर आप 1 नंबर पे है तो आप कम से कम 2 या 3 पर होना चाहिए था, लेकिन आप क्यों मानता हूं कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेसेस होते हैं वो अपने टाइम को लेते हैं। जैसा कि अमेरिका में बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि अमेरिका आज इतना सुपर पावर बना है तो 1776 से अब तक की यात्रा है तब जाकर के ये बना है। तो डेमोक्रेसी डू टेक देयर टाइम, ये तो बात सच है। डेमोक्रेटिक या प्रोसेसेस में बहुत सारे हिकअप्स होते हैं जो कि अथॉरिटेरियन राष्ट्रों को ऐसा नहीं फेस करना पड़ता। डेमोक्रेसीज में कोई डिसीजन आप लेते हैं तो उसका बहुत विरोध होता है और चर्निंग होती है और हर तरीके का उसमें कंटेस्टेशन होता है, तब जाकर के कोई निर्णय हो पाता है। जबकि चाइना के शी जिनपिंग को अगर ये कल कोई विचार आ गया कि उन्हें ये करना है तो उसके लिए चाहे बस्ती भी क्यों ना उजाड़नी हो तो उजाड़ देंगे। तो ये जो अंतर तो जरूर है, लेकिन फिर भी नहीं, इतना सही करने है। के बाद देखिए जो संजीव जी, ये एक अंतर बात इतना एक बात ज्यादा गैप आ अ, गया, इतना नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत में जितने भी राज्य हैं, ज्यादातर राज्यों में हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, सरकार ने खोला है। अब मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में नीतीश राज में हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भव्य इमारत के साथ है। लेकिन सवाल यही है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र निकल रहे हैं वो रोजगार के लिए कितने योग्य हैं। देखिए, चाइना में अभी हजारों भारतीय स्किल्ड भी और अनस्किल्ड लेबर भी गए। कुछ गए सरकारी एजेंसी के माध्यम से, कुछ गए प्राइवेट प्लेसमेंट मैन पावर एजेंसी के। मैं रिपोर्ट देख रहा था, कुछ महीने पहले की बात है, रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो यहाँ से स्किल्ड लेबर गए हैं मैन पावर एजेंसी के जरिया, वो वहां पे उस काम के लायक ही नहीं जिस काम के लिए गए थे। फिर उनसे क्या काम कराया जा रहा है? उनसे खेतों में काम कराया जा रहा है, उनसे रेस्टोरेंट में और आपको टॉयलेट में, इस तरह का काम उनसे कराया कराया जा रहा है। और जो सुपरवाइजर चाइनीज वहां पे हैं आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, इनसे काम लेना मुश्किल हो रहा है, इनको काम आता नहीं है, तो फिर दूसरे काम में उनको ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ से सीख के जा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता की जो बात वही आई कि जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल लेवल पे मार खा रहे हैं कहीं ना कहीं। और जहाँ खासकर वेस्ट की बात करें, कई मामलों में भले वो इसराइल मिडिल ईस्ट कंट्री में आता है, लेकिन वो हर मामलों में वो वेस्ट के ही पैरेलल में है, वो अपने को वेस्ट का ही हिस्सा मानता है। वहां भी जो लेबर गए वहां ये शिकायत आ रही है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी ये को तो बदलना होगा। खैर जी, और इस पे अगर कुछ एक बिंदु कुछ बोलना चाहते हैं तो इस पे अपना पॉइंट दें आप। इसमें मैं ये कहूंगा कि भारत में
जो स्किल्ड लेबर है वो भी बड़ी संख्या में है। जो H1B वीजा जिनको मिलता है, और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारतीयों को सबसे बड़ी संख्या में H1B वीजा देता है। और जी। H1B वीजा उन्हीं को दिया जाता है जो कि हाईली स्किल्ड लेबर क्लास है, जो जिनके पास यस। हाई स्किल्स। और इससे बहुत प्रमाणित है कि भारत में जो हाई स्किल्ड जो लेबर है, टैलेंटेड जो पूल है, उसकी बहुत बहुतायत है। वो और वो अमेरिका जाते हैं बहुत सारे, जिनको तो वीजा मिल जाता है वो तो चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हाईली स्किल्ड लेबर क्लास है, जो इंजीनियर्स हैं, वो भारत में ही रह जाते हैं क्योंकि उनको H1B वीजा मिल ही नहीं पाता। लेकिन उसके अलावा जो हाई स्किल्ड लेबर के अलावा भी, चूंकि भारत की आबादी सबसे ज्यादा विश्व की है, और 35% जो लोग हैं, 65% जो लोग हैं 35 की नीचे की आयु के हैं। और ये जाहिर है कि जब शिक्षा को लेकर के भी एक कंपटीशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आप जी। देखिए तो चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो IIT जेई का, या जो भी अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन का एग्जाम होता है, उसमें कितनी ज्यादा जो है लोग अप्लाई करते हैं, बच्चे अप्लाई करते हैं। और कई को एडमिशन मिलता है, कई को नहीं मिल पाता है, और कई नीचे वाले जो रैंकिंग वाले कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनकी जो क्षमताएं हैं वो जाहिर है कि वो उसमें बहुत अंतर होता है। और जो कम क्षमता वाले ऐसे जो छात्र हैं, जाहिर है कि वो जॉब रिक्वायरमेंट उनकी भी है, तो ऐसे में संभव है कि इस तरीके के इश्यूज आए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है रुमान जी कि भारत में हाईली स्किल्ड लेबर की कहीं से कमी है। बहुत बड़ी संख्या में हाईली स्किल्ड लेबर के लोग पूरे विश्व में जाकर के अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अमेरिका में जैसे कि मैंने कहा H1B वीजा भारत सबसे अधिक पाता है। उसी तरीके से आप यूरोप में चले जाएं, इजराइल में चले जाएं, हर जगह आपको, पूरे विश्व में हर जगह भारतीय मिलेंगे। और वो भारतीय वहाँ के समाजों को और राष्ट्रों को बनाने में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और आप देखिए तो विश्व का हर जो छठा व्यक्ति है वो भारतीय है, एक तरह से देखें अगर अनुपातिक तौर पे। तो ये जो एक जी। बड़ी जी। जो जनसंख्या की वजह से भी ये चुनौतियां आती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो युवा अपनी एजुकेशन को उन्होंने हासिल किया है, उनको यथोचित तरीके से उनके प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए भारत की सरकार को एक समन्वित और कम्प्रेहेंसिव प्लान के तहत काम करना होगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को प्लेसमेंट दिया जा सके, और उनको इस बात के लिए भी इंकरेज किया जाए कि वो अपने देश में ही रहे। अभी हमने देखा था, मैं यहाँ पर अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि जब डिपोर्टेशन की बात चल रही है, कि अभी साउथ ईस्ट जी। एशिया जी। में, कंबोडिया में, मलेशिया में बहुत सारे ऐसे जो भारतीय थे वहां पर गए, और वो साइबर फ्रॉड में फंस गए। वहां पर दलालों यस। ने, यस। एजेंट्स ने उनको उनको जो है उनको इस बात का झांसा दिया कि आपको हम मलेशिया ले चलेंगे, और कंबोडिया ले चलेंगे, और अच्छी जॉब देंगे, हाई पेइंग जॉब्स देंगे। और वहां पर वो ले गए, इवन और इवन उनका थाईलैंड, पासपोर्ट, इवन थाईलैंड एंड लाओस। इवन थाईलैंड, और उनका पासपोर्ट वहां जाने पर छीन लेते हैं, और उनको बंधुआ मजदूर की तरीके से ट्रीट जी। करते हैं, और फिर उनको हर तरीके की उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए उनको साइबर फ्रॉड में लगा देते हैं। और वो वहां से बैठ करके भारत के लोगों को, भारत के जो भी लोग हैं उनको अनेक तरीके की साइबर ठगी में वहां से बैठ करके कॉल्स इत्यादि करते हैं। तो इस तरीके के, और बाद में ये जो लोग हैं मजबूर करके इस तरीके के काम, क्रिमिनल केसेस में फंस जाते हैं। तो ऐसे जब लोगों के मैटर सामने आए, तो भारत की सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने बहुत सारे ऐसे कंबोडिया से, लाओस से, और थाईलैंड इत्यादि से बहुत सारे लोगों को वहां से वापस लेकर के आए, हम डिपोर्ट करा के लाए। और यस। लेकिन ये जो स्थिति है वो इस बात को भी दर्शाती है कि इस तरीके के लोगों को इतना खतरनाक डंकी रूट या साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में जाने की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ रही। अगर ये भारत में अवसर होते तो भारत के में ही रह करके अपने अच्छा भविष्य बना सकते थे। इनको क्या क्यों यस। जरूरत है कि वो यस। डंकी का इस्तेमाल करें? ये एक बेसिक प्रश्न है। और इस बेसिक प्रश्न का जो समाधान है आज के समय में, कि जब हम डिपोर्टेशन के ऊपर विषय पे इतनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि क्या ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे कि लोग अपने देश में ही रहना चाहें। ठीक है, आपने मुद्रा लोन और अनेक अभी तरीके देखे की ना, ऐसी स्कीम अभी 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 देखे चलाई। संजू जी, अभी जो रिपोर्ट आया अमेरिका से ही, अमेरिका से रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ये कहती है कि एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा इलीगल जो माइग्रेंट हैं अमेरिका में, एशियन कंट्री से, वो भारत से हैं। 15 लाख के करीब, 15 लाख के करीब भारतीय अवैध जो प्रवासी हैं वो अमेरिका में हैं। भारत सरकार ने करीब 18,000 लोगों को अब तक आइडेंटिफाई किया है। भारत सरकार का कहना है कि 18,000 को आइडेंटिफाई किया है, ये 18,000 अभी आएंगे। बट
लिस्ट तो 15 लाख के वहां पे बताया जा रहा है, जो वहां से रिपोर्ट आ रही है। देखिए तो ये तो रोमान जी, है ये कि बात क्यों इस तरह से जान जोखिम में डाल करके 90 किलोमीटर का जंगल में सफर तय करके जो वहां से आए हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं, पर्सनल टेस्टिमनी है, वो तो बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही खौफनाक स्कैरी स्टोरी है। तो इतनी जान जोखिम में डाल के वहां पे जाने की क्या जरूरत है? वो भी लोन लेके, कर्ज लेकर के, कोई 45 लाख रुपया लेके, कोई 70 लाख रुपया लेकर के, इस तरह से खर्च लेके लंबे रूट से जा रहे, जान जोखिम में डाल करके और डिपोर्ट हो रहे हैं। तो फिर पैसे लौटाना भी है, कर्ज भी है, तो फिर तो डबल मार है। एक सवाल यहाँ ये यहाँ है पे कि दो बाइडेन और ट्रंप की, जी जी जी, यहाँ पर एक दो बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक तो बेसिक फैक्ट ऑन द ग्राउंड ये है कि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। 1.4 बिलियन की आबादी है। और ये जो राष्ट्र है, जाहिर है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने अपने जीवन को जो है सुरक्षित बनाने के लिए अनेक तरीके के उपायों में जाहिर है कि वो संलग्न रहते हैं। कई विदेशों का रुख करते हैं, कई तो लीगल तरीके से चले जाते हैं, कई जिनको मौका नहीं मिल पाता वो इलीगल मीन्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, डंकी रूट इत्यादि का। और ये जो एक जो यस, बड़ी जनसंख्या की वजह से भी ये चुनौती आती है। और इस तरीके का जो भी भारत के अंदर की जो स्थिति है उसको हमें एड्रेस करने के लिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि एक कंप्रेहेंसिव नीति की आवश्यकता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो इमाइग्रेंट्स की जो आपने संख्या बताई कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय हैं, और एशियन अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा भारतीय, ये फैक्ट है, ये सच है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस बात को नहीं भूलना चाहिए, वहां के किसी भी नेता को ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन जी ऑफ सर। इमाइग्रेंट्स है। और यदि डोनाल्ड ट्रंप, कह रहा था डोनाल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन ऑफ इमाइग्रेंट्स के तौर पर जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हो, उनके कैबिनेट के जो अन्य जो कोलीग्स, उनके कस्टम और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हो, यदि अपनी फैमिली हिस्ट्री को वो ट्रेस करना शुरू कर दें तो किसी की फैमिली हिस्ट्री के जो लोग हैं वो यूरोप में मिलेंगे, कोई अफ्रीका का मिलेगा, कोई लैटिन अमेरिका का मिलेगा, कोई एशिया का मिलेगा। और जाहिर है कि ये जो नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको इमाइग्रेंट्स नहीं बनाया है। और इमाइग्रेंट्स को लेकर के इतना सख्त और अमानवीय रुख रखना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे एक नेशन ऑफ इमाइग्रेंट को शोभा नहीं देता। ठीक है, आप इलीगल इमाइग्रेंट्स को आप रिपोर्ट करें, और उसकी जो प्रक्रिया है उसको लेकर के भारत ने भी कहा कि हम ऐसे इलीगल इमाइग्रेंट्स को हम लेने के लिए तैयार हैं। इलीगल इमाइग्रेशन भारत की भी चुनौती है, भारत की भी समस्या है। और इलीगल इमाइग्रेंट्स जो है किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती है। और ऐसे इलीगल इमाइग्रेंट्स को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनको उनके मूल देश में डिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें अगर इन इलीगल इमाइग्रेंट्स के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सामान्य लोग हैं, जिनका कि कोई एक फैमिली क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जिनकी एक साफ सुथरा तरीके से वो एक सामान्य लोग की तरह से हैं, तो उनके साथ एक जो गरिमामयी जो बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट जो होता है वो तो अवश्य किया जाना चाहिए। और उसको एक लोकतांत्रिक राष्ट्र तो कम से कम इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता। यदि नॉर्थ कोरिया इस तरह का व्यवहार करे या चाइना इस तरह का व्यवहार करे तो हम समझ सकते हैं कि वो एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, वो जो है बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को भी नहीं केयर करते। लेकिन आप जब ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप कहते हैं कि वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, और आप भारत के बारे में कहते हैं कि हमारी जो संबंध है वो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, तो ये जो लोकतंत्र है इसका जो बेस है वो तो लोग ही हैं, वो तो पीपल ऑफ अमेरिका और पीपल ऑफ इंडिया है। तो उनको तो आप कम से कम बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यही घोर आपत्ति इसी बात की है। और यदि अमेरिका, जाहिर है कि इस तरह के जो विजुअल्स आते हैं वो किसी भी व्यक्ति को, जब वो फैमिली मेंबर्स के जो परिवार के सदस्य रोते बिलखते हुए जब तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनके जो इंटरव्यूज देख रहे हैं और उनके साथ जिस तरीके का मानवीय बर्ताव किया गया उसको हम देख रहे हैं, तो ये किसी को भी राष्ट्र को की गरिमा को ठेस पहुंचती है। और ये भारत के नागरिक हैं, यदि भारत इसको लेने के लिए तैयार है तो ये भारत के राष्ट्र का विषय है। जाहिर है कि कोई ऐसा नहीं है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कि किसी भी राष्ट्र के नहीं है, ये भारत के नागरिक हैं। और ये भारत के राष्ट्र की जो जिम्मेदारी है, और भारत, ये मैं सरकार के यहाँ पे अवश्य कहूंगा, प्रशंसा ही करना चाहूंगा कि हमने ऐसे लोगों को भी, जानते हुए भी कि ये इलीगल तरीके से प्रविष्ट हुए थे और ये मानते हुए कि एक साजिश का शिकार हो गए थे, एक एजेंट्स की जाल में फंस करके वो ऐसा कर दिए, किसी के भ्रमित करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया, तो उनको हम लेने के लिए तैयार हैं। और आज के समय में हमने ये भी देखा है कि भारत की सरकार
जहाँ कहीं भी कोई नागरिक अगर कोई संकट में फंसता है तो हम उनको काउंसलर एक्सेस भी प्रोवाइड कराते हैं और उनको हर तरीके से इवैक्यूएट भी करते हैं। चाहे वो अभी आप देखिए जिबूती में इवैक्यूएशन रहा हो या उसके पहले की भी सरकारें रही हो, जैसे इराक जो गल्फ वॉर जो हुआ था, गल्फ वॉर के समय में वन ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन अगर भारत ने किए थे तो उस समय हमने किया था। हमारे प्रधानमंत्री जो इंद्र कुमार गुजराल, तो वहाँ की उन्होंने यात्रा भी की थी। और उसी के साथ साथ जिबूती और उसके अलावा रशिया यूक्रेन युद्ध के समय में हमने इवैक्यूएशन एफर्ट किए। सूडान से, अफगानिस्तान से, यूक्रेन से लोगों को लेकर के आए। वंदे भारत मिशन के तहत कोविड पैंडेमिक के दौरान तो हमने हजारों हजारों की संख्या में नंबर ऑफ सीरीज ऑफ फ्लाइट चलाते हुए अनेक लोगों को हम अनेक देशों से लेकर के आए और अनेक लोगों को, दूसरे राष्ट्रों को भी हमने मदद की, वेस्टर्न कंट्रीज को भी हमने मदद की। तो इवैक्यूएशन और अपने नागरिकों को संकट में भारत नहीं देखना चाहता। इसी वजह से भारत ने, जब ये लिस्ट हमें दी गई तो हमने कहा कि हम इसको लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके लाने की जो प्रक्रिया है, यदि अमेरिका सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि वो गरिमामयी तरीके से, एक बेहतर तरीके से उनको वापस लाया जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत को अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेनी चाहिए। और अमेरिका ने अभी जो ट्रीटमेंट दिया है वो कहीं से भी उचित नहीं है, निंदनीय है। और इसके बारे में एक कड़ी आपत्ति भी भारत की सरकार को अमेरिका के जो इस नए ट्रंप प्रशासन से दर्ज करानी चाहिए। और ये इस बात की आशा करनी चाहिए कि आने वाले जो बैचेस हैं उनके साथ इस तरीके का अमानवीय ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा और उनको एक बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट देते हुए अमेरिका उन्हें उनकी गरिमा का ध्यान में रखते हुए उनको वापस करेगा। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही सब कुछ गंवा दिया है, कि कोई 40 लाख लेकर के दे करके, कोई 60 लाख 70 लाख दे करके, इन जो अगर कोई क्रिमिनल है तो ये जो दलाल है, जो इस तरीके के नेटवर्क चलाने वाले जो लोग हैं, वो क्रिमिनल हैं। और भारत की सरकार को ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जो इस तरीके के नेटवर्क को चलाते हैं, डंकी रूट वाले बिजनेस को में जो संलग्न है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमने अभी मलेशिया और कंबोडिया और लाओस की चर्चा की, उसमें भी जो साइबर ठग हैं, जो कि अनेक ऐसे नेटवर्क को चलाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके का रैकेट एक भारत में जो चल रहा है, इन क्रिमिनल्स का सिंडिकेट जो चल रहा है, उनके खिलाफ एक क्रैक डाउन करने की आवश्यकता है। तो ये हमें करने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग ऐसे जाल में फंस गए हैं और अपनी एक बेहतर भविष्य की कामना लेकर के और बड़ा पैसा दे करके, पूरे परिवार की जमा पूंजी को उनके हाथों में दे करके, आज पहले ही उन्होंने सब कुछ गंवा दिया है, उसके बाद आते समय उनके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। उनको एक बेसिक ट्रीटमेंट तो दिया ही जा सकता है और जिसकी की अपेक्षा ये भारत करेगा।